ऑल राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ सी एस दीपशिखा एंड आज हम एफ आर का इंडेक्स 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पिछले रिवीजन वीडियो में हमने इंडेक्स 16 को कवर किया था और आज हम इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस को साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड जिससे कि आपको इजी रहेगा। प्रैक्टिस करने से जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इंडेक्स 38 हमें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताता है। सबसे पहले हम डेफिनेशंस पार्ट को कवर करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट्स होती क्या है। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जो इंटेंजिबल एसेट्स से पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये जो होती हैं, ये जो होते हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें। इंटेंजिबल एसेट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल दैट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द specific software is an integral part of the related hardware and it is treated as property, plant and equipment. The same applies to the operating system of a computer. When software is not an integral part of the related hardware, computer software is treated as an intangible asset. जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स मानेंगे क्योंकि उसके बिना हम उसके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर को है उसको चला नहीं सकते। तो ये जो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट करेंगे। सो देन इंटेंजिबल एसेट्स यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिव एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, ये अलग अलग थिंग्स दी गई हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स होती क्या है। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या कवर होता है? इंटेंजिबल एसेट्स इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हमने ऊपर एग्जांपल रीड आउट किया था कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होते हैं। तो इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स में कंसिडर करेंगे। एंड ये जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, नंबर 1 आइडेंटिफाइबल होती हैं एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स होती हैं। नंबर 2 नॉन मॉनेटरी एसेट्स होती हैं एंड नंबर 3 क्या होती है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होती हैं। तो देन हम आगे इसके बारे में समझते हैं कि आइडेंटिफाइबल से क्या मतलब है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? आइडेंटिफाइबल होती है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो देन हमें बताया गया है कि इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, और पिक्चर फिल्म्स, कस्टमर लिस्ट, मॉर्टगेज सर्विसिंग राइट्स, फिशिंग लाइसेंसेस, इंपोर्ट क्योटाज, फ्रेंचाइजेज, ये जो सारे आइटम्स दी गई हैं वो हमें दी गई हैं कि ये हमारी उसमें आती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। सो देन आगे हमें जो दिया गया है इसके हम एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो हमें क्वेश्चंस इजी से समझ में आएंगे। आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन में क्या होता है? आइडेंटिफाइबल किसको बोलते हैं? यानी कि एक ऐसी एसेट जिसको हम सेपरेटली सोल्ड कर सकते हैं, अलग से बेच सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइबल एसेट्स बोलते हैं। जिसको हम अलग से बेच सकते हैं। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है, इट इज सेपरेबल, इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड एंड सोल्ड। जिसको हम बेच सकते हैं, कैन बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स एंड विच अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट से अराइज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइबल बोलते हैं। सो हमें इसके अकॉर्डिंग के इसी डेफिनेशन, आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सन लिमिटेड हैज एन एक्सपर्टीज इन द कंसल्टिंग बिजनेस. In years gone by, the company gained a 30% market share for its services business and intends to recognize it as an intangible asset. Is the action by company justified? तो इसमें क्या दिया गया है? मार्केट शेयर डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एज इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल। जो मार्केट शेयर है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है एंड इट इज़ नाइदर सेपरेबल नॉर हैज अराइजन फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स, यानी कि ये सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या बोला है? आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन क्या थी कि वो सेपरेटली सोल्ड किया जा सके, लेकिन मार्केट शेयर को तो हम सेपरेटली सोल्ड नहीं कर सकते और ये हमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से भी नहीं मिला। हमने ऐसा तो नहीं कि इसके लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स किया है, तो एंड नोर हैज अराइजन फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, तो इसलिए हम मार्केट शेयर को क्या नहीं मानेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आप डेफिनेशन भी कम्प्लीटली लिख सकते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या काउंट होता है।
जो एसेट होती है वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, नॉन मॉनेटरी एसेट्स होनी चाहिए, यानी कि आइडेंटिफाई, इसमें आप इंटेंजिबल एसेट्स की ये डेफिनेशंस को लिख सकते हैं कि जो आइडेंटिफाइबल होती है जो एसेट, और नॉन मॉनेटरी एसेट होती है एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। लेकिन जो मार्केट शेयर है वो हम उसको सेपरेटली सोल्ड नहीं कर सकते, और ना ही वो हमें किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से अराइज हुई है, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो हम इसको मार्केट शेयर को इंटेंजिबल एसेट्स में कंसिडर नहीं करेंगे। सो देन आगे हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलने से पहले एक ये जो हमारा कंट्रोल वाला जो एक डेफिनेशन है इसको कवर कर लेते हैं कि कंट्रोल किसको बोलते हैं। इसमें देखो दो इसमें दे गए हैं कि पावर टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग रिसोर्सेज। अगर आप अंडरलाइंग रिसोर्सेज से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर आपको हो रहे हैं, एंड प्लस एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स, और जो अदर्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो उन बेनिफिट्स का जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, तो उस केस में आप क्या मानेंगे, कंट्रोल है। सो हमें कंट्रोल पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो, कंपनी XYZ लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू इट्स स्टाफ ऑन वेरियस न्यू टॉपिक्स लाइक GST, इंडेस एक्स्ट्रा, ठीक है, तो जो कंपनी ने है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है अपने स्टाफ को GST के टॉपिक पे या इंडेक्स के टॉपिक पे, टू इंश्योर दैट कंप्लायंस एज पर द रिक्वायर्ड लॉ। कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल एसेट। तो कंपनी क्या है वो कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग को क्या इंटेंजिबल एसेट मानेगी। अभी देखो हमने कंट्रोल की डेफिनेशन को पढ़ा, अगर एंटिटी का कंट्रोल है, क्या काम एंटिटी क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकती है, क्या एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइज होंगे, यस, फ्यूचर का एंटिटी को एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइज होंगे, लेकिन एंटिटी का क्या है, कंट्रोल नहीं है। एंटिटी का क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स, यानी कि कोई अदर पर्सन है जो वो उन बेनिफिट्स को एक्सेस ना कर सके। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी को रिजाइन करके चले जाएंगे तो अदर्स को उसका एक्सेस मिल जाएगा। जैसे देखो दिया गया है, इट इज़ क्लियर दैट द कंपनी विल ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसमें कंपनी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, डेफिनेटली होगा, फ्रॉम द वर्क परफॉर्म्ड बाय द स्टाफ एज इट इंक्रीजेज देयर एफिशिएंसी, बट इट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर, क्योंकि उनके कंट्रोल नहीं है ओवर द स्टाफ, बिकॉज स्टाफ could choose to resign the company at any time. Hence, the company lacks the ability to restrict the access of others to those benefits. Therefore, so क्या है, तो वो restrict the access of others to those benefits लैक करती है कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, therefore the staff training cost does not meet the definition of intangible asset, इसलिए जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है वो इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशंस में कवर नहीं होंगे। तो आगे हम इसकी तरफ चलते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कॉस्ट सेविंग होगा, अदर बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स बाय द एंटिटी। अभी हम इसके हम इलस्ट्रेशन 3 को कवर करेंगे। Pluto Limited intends to open a new retail store in a new location in the next few weeks. Pluto Limited has spent a substantial sum on a series of television advertisements to promote this new store. The company has paid an amount of 8 lakh for advertisement so before 31st March 2001, एंड जिसमें से कि क्या है 7 लाख ऑफ दिस, यानी कि कंपनी ने 8 लाख रुपए जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए हैं, जिसमें से कि 7 लाख वो है 31 मार्च 2001 तक के हैं, एंड ₹1 लाख क्या है, एडवर्टाइजमेंट शोन इन अप्रैल 2001 के रिलेटेड है, यानी कि वो जो 1 लाख है वो जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसमें 1 लाख को क्या मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस मानेंगे, यानी कि प्री पेमेंट माना गया है। एंड देन हमें दिया गया है कि सिंस 31 मार्च 2001, यानी कि 31 मार्च 2001 के बाद क्या है, कंपनी हैज़ पेड फॉर फर्दर एडवर्टाइजमेंट्स कॉस्टिंग ₹4 लाख, कंपनी ने 4 लाख पे किए हैं। तो 4 लाख कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर सिंस 31 मार्च 2001 वुड बी चार्ज एक्सपेंसेस, कौन से ईयर में करेंगे इसको, ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 में इसको काउंट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को।
तो हमें क्या आगे क्या पूछा गया, प्लूटो लिमिटेड इज ऑफ व्यू दैट सच कॉस्ट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एज इंटेंजिबल एसेट सिंस मार्केट रिसर्च इंडिकेट्स दैट दिस न्यू स्टोर इज लाइकली टू बी highly successful. Please explain and justify the treatment of the above cost in the financial statement for the year ended 31st March 2001. तो इनके ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि जो 1 लाख रुपीज़ है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में माने जाएंगे एंड ₹4 लाख है वो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा, और जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है वो कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ दे आर आइडेंटिफाइबल एंड हैव ए कॉस्ट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सो जो ये हमारे किस में आएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अलग से होते हैं, इनको हम इंटेंजिबल फॉर दिस रीजन्स इंडिया 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स रिकॉग्नाइज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को हम इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स में हम कौन से आइटम्स को करते हैं, यानी कि जो पेटेंट है, जैसे कॉपीराइट है या सॉफ्टवेयर है, ऐसे ऐसे जो आइटम्स होती हैं उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट करते हैं। हमने ऊपर उसके एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ा था। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नॉर्मल जो है खर्चे हैं वो जो कि हमने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, तो इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मान सकते। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा कंसेप्ट दिया गया है रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या मानेंगे, मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट and then probable that future economic benefits will flow to the entity को future economic benefits आएंगे and cost can be measured reliably and उसकी cost को measure किया जा सकता है। तो देन हमें आगे जो दिया गया है मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स दिया गया है कि इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे मेजर करेंगे। जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है उसको इनिशियली किस पे मेजर करते हैं, एट कॉस्ट पे मेजर करते हैं सबसे पहले। So then intangible assets may be acquired or can be self-generated. The below diagram reflects the method and mode by which intangible assets may arise. तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है इनिशियली किस पर कंसिडर करते हैं, कॉस्ट पर हम उसको मेजर करते हैं। तो हमें आगे जो दिया गया है वो सेपरेट एक्विजिशन, ये कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं जिसमें कि हम देखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड सेपरेटली। तो उस केस में हमें क्या दिया गया है, ये देखो कॉस्ट इंक्लूड्स, इसमें हम क्या क्या मानेंगे, कॉस्ट इंक्लूड्स में क्या क्या मानेंगे, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस को हम उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। एंड डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द एसेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोफेशनल एंड लीगल फीस एंड कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो इनको भी हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। इसी के बेसिस पे हमें आगे क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखो हमें दिया गया है कि आप इसमें जो एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टरी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, यानी कि जो डायरेक्टरी उससे एट्रीब्यूटेबल है, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स कॉस्ट है, देन प्रोफेशनल फीस है, देन कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है। तो ये इसमें डायरेक्टरी एट्रीब्यूटेबल के एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट नहीं माने जाएंगे, तो उसमें ये इसके लिए एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो है कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, देखो दिया गया है एडवर्टाइजमेंटिंग के जो खर्चे हैं या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको इंटेंजिबल एसेट्स में हम काउंट नहीं करेंगे। जो हमने सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी हमने किया था, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे, और ये हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट में दिया भी गया है कि ये इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हम इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। देन कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन और विद ए न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग जो है, देखो स्टाफ ट्रेनिंग दिया है ना हमें, तो उसको कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट नहीं करेंगे। ये जो हमने ऊपर इसी क्वेश्चन में पढ़ा था, एक और क्वेश्चन जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें स्टाफ ट्रेनिंग को हम कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं मानेंगे। तो देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट को इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं मानेंगे। तो आगे हमें दिया गया है, इसी के बेसिस पे हमें जो इंक्लूडेड और नॉन इंक्लूडेड के बेसिस पे हम क्या क्या देखो इसमें दिया गया कि जो नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। अब इसमें देखो जो रिकवरेबल जो है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो वीनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड ए सॉफ्टवेयर फॉर इट्स इंटरनल यूज कॉस्टिंग
10 lakh. The amount payable for the software was rupees 6 lakh immediately and 4 lakh in a 1 year time. यानी कि उसने 10 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा था एंड उसमें से जो 6 लाख तो इमीडिएटली पेमेंट किया था एंड 4 लाख क्या है 1 ईयर के बाद पेमेंट किया था. टोटल जो सॉफ्टवेयर की वैल्यू कितनी थी 10 लाख, उसमें से 6 लाख हमने उसी टाइम पेमेंट करी एंड 4 लाख की 1 साल के बाद पेमेंट करी. तो द अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड वर एज फॉलो. तो अदर एक्सपेंडिचर हमें अब हमें ये चीज़ देखो 1 ईयर के बाद हमने इसकी पेमेंट करी तो उसको हमें आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू पर लाना होगा. ठीक है, तो हम इसको प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग 10% के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आएंगे, जो कि हमारा ये इतना अमाउंट आएगा 363636. तो आगे हम इसकी आइटम्स को देख लेते हैं. परचेज टैक्स है जो कि इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हम इसको ऐड करेंगे 1 लाख को. देन एंट्री टैक्स 10%. रिकवरेबल निडर यानी कि जो बाद में रिकवरेबल है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम क्या नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बाद में रिकवर हो जाएगा. देन लीगल फीस से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो वो हम ऐड करेंगे 87,000. आगे जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस दिया गया है कंसल्टेंसी फीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग हमने कंसल्टेंसी फीस पे की है तो उसको भी हम इसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे. तो ये हमारी टोटल कॉस्ट कैपिटलाइज आ जाएगी, जो इंटेंजिबल एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया 38. तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमने बताई है कि कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कितनी है. तो ये हमारी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट आ गई, यानी कि जो हमारे रिफंडेबल है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे. ये हमारे को ऊपर इसमें दिया गया थी. अगर नॉन रिफंडेबल है तो हम उसको ऐड करेंगे और जो रिफंडेबल है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे. तो हम आगे कंसेप्ट देखते हैं. एक्विजिशन एज पार्ट ऑफ ए बिजनेस कम्बिनेशन. बिजनेस कम्बिनेशन में हम अगर एक्विजिशन करते हैं तो उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. तो इसमें देखो क्या होता है कि जो एसेट्स हैं उनको फेयर वैल्यू पर ट्रीटमेंट किया जाता है, फेयर वैल्यू पर कंसिडर करते हैं ऑल एसेट्स को. देन कॉस्ट फेयर वैल्यू एट द एक्विजिशन डेट. जो उनकी आइटम्स की जो इंटेंजिबल एसेट्स जो हमने एक्वायर की हैं उनकी फेयर वैल्यू को कंसिडर किया जाता है ऑन द एक्विजिशन डेट पर. सो देन इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो एक्वायरर है वो क्या करेगा. एक्वायरर रिकॉग्नाइजेज द इंटेंजिबल एसेट्स सेपरेटली फ्रॉम गुडविल बट टुगेदर विद द रिलेटेड आइटम. यानी कि इसमें क्या दिया गया है, जो इंटेंजिबल एसेट्स है ना उनको सेपरेटली कंसिडर करेंगे फ्रॉम गुडविल एंड बट टुगेदर विद अदर रिलेटेड आइटम. यानी कि नेट एसेट्स के साथ ही होएगा, जो नेट एसेट्स हमारी होती हैं उनके साथ ही इनको सेपरेटली काउंट करेंगे बट गुडविल की तरह इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. देखिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. इसी के साथ जैसे ये दिया गया है कि जो ऑन 31 मार्च 2001, ये हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. देखिए अर्थ इंडिया लिमिटेड पेड ₹50 लाख फॉर ए 100% इंटरेस्ट इन सन इंडिया लिमिटेड. तो उन्होंने क्या किया, पे किया 50 लाख पेमेंट करी. एट दैट डेट सन लिमिटेड नेट एसेट्स हैड ए फेयर वैल्यू ऑफ ₹30 लाख. तो हमें उसके लिए हमें क्या लगाते हैं, इसके लिए क्या हमारा होता है, परचेज कंसिडरेशन पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स. ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारा बिजनेस कम्बिनेशन में होता है, वो हम आगे कवर करेंगे बिजनेस कम्बिनेशन को. तो अभी हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं. पीसी प्लस एनसीआई माइनस जो होता है वो नेट एसेट्स होता है. ये हमारा जो फॉर्मूला होता है और उसमें अगर सरप्लस बचता है तो वो गुडविल को हम कंसिडर करते हैं. तो ये नेट एसेट्स होती हैं हमारी. इसमें देखो अभी जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया है वो 50 लाख दिया गया है एंड इसमें नेट एसेट्स दी गई हैं वो 30 लाख दी गई हैं. तो उसको हम लेस कर देंगे नेट एसेट्स को. देन इसमें देखो ये क्या दिया गया है, इंटेंजिबल एसेट्स कुछ आइटम्स दी गई हैं. इन एडिशन सन लिमिटेड ऑल्सो हेल्ड द फॉलोइंग राइट्स. ट्रेडमार्क नेम्ड ग्रैंड. जैसे ट्रेडमार्क क्या है आपका, इंटेंजिबल एसेट्स है. तो आपको एग्जाम में क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ट्रेडमार्क को अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ट्रेडमार्क को आपको पता है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है. और इंटेंजिबल एसेट्स को हम देखो इसमें लिखा गया कि एक्वायरर रिकॉग्नाइजेस द इंटेंजिबल एसेट्स सेपरेटली फ्रॉम गुडविल. यानी कि गुडविल नहीं मानेंगे, सेपरेटली बट टुगेदर विद द रिलेटेड आइटम्स. बट रिलेटेड आइटम्स के साथ कंसिडर करेंगे. यानी कि ट्रेडमार्क को इधर ही नेट एसेट्स में के साथ ही कंसिडर करेंगे. ट्रेडमार्क 180,000. यानी कि जो एक्वायरर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है सेपरेटली, इंटेंजिबल एसेट्स को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करता है.
इसी तरह जो सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वो भी इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगे। तो इसमें आगे जो दिया गया है, फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम विच आर एस्टिमेटेड टू बी ₹1,50,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम इसको लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 6 ईयर में पर एनम हम 1,50,000 का कर रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी हमारी 6,54,000। तो ये हमारा टोटल हमारा ये आ जाएगा, एसेट्स आ जाएंगी, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रेडमार्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। एंड देन हमारा क्या इसमें आ जाएगा, आंसर आएगा गुडविल। गुडविल आ गई हमारी 11,66,000। ठीक है, तो ये हमारी गुडविल आ गई। तो इस तरीके से हमने ये जो चीज़ें हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आपको इजीली माइंड में याद आ जाएगा आपको पेपर में। तो ये एक अच्छा, आप इसको इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये अच्छा इसमें लाइन दिया गया है कि एक्वायरर रिकॉग्नाइजेस द इंटेंजिबल एसेट्स सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। तो आगे हम इसमें आगे चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की बात की जा रही है। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में क्या होता है, जो एसेट गिवन अप की गई है उसकी फेयर वैल्यू लेते हैं। वन और मोर इंटेंजिबल एसेट्स में बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर ए नॉन मॉनेटरी एसेट्स और एसेट्स। So then the cost of such an intangible assets is measured at fair value, even if an entity cannot immediately derecognize the assets given up unless either, तो ये हमें दिया गया है, if the acquirer asset is not measured at fair value, the cost is measured at the carrying amount of the asset given up। अगर वैसे तो हम उसको जो asset given up दी गई है ना, तो उसकी फेयर वैल्यू लेते हैं, और कॉस्ट क्या लेते हैं, जो उसकी कैरिंग अमाउंट का लेते हैं। देखिए इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्या दिया गया, सन लिमिटेड एक्वायर ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। यानी कि सन लिमिटेड ने क्या किया है, सन लिमिटेड की बुक्स में हम पहले एंट्री कर रहे हैं, बाद में अर्थ लिमिटेड की बुक्स में समझेंगे। सबसे पहले सन लिमिटेड ने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर को एक्वायर किया है फ्रॉम अर्थ लिमिटेड से, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर ए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। तो उसने क्या किया, यानी कि सॉफ्टवेयर लिया सन लिमिटेड ने, एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को गिवन अप किया गया है। अब हमें सबसे पहले जो एसेट्स गिवन अप की जाती है उसको देख रहे हैं हमने, यानी कि हमने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दिया है, तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसको हम कॉस्ट मानेंगे। अब इसमें कैरिंग अमाउंट इसकी 5 लाख दी गई है, तो इसको हम कॉस्ट मानेंगे सॉफ्टवेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। एंड देखो इसमें जो है, इसी को जो कैरिंग अमाउंट है उसको हम कॉस्ट मानेंगे, तो हमारे साथ कितने की जो आइटम गई है वो 5 लाख की गई है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज 5,20,000। हमें इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या दिया है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दिया है, और हमने जो एसेट्स गिव अप की है उसी की वैल्यू को हम देखेंगे। तो उसकी फेयर वैल्यू को हम कितना देखेंगे, 5 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लाख। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गई। देन सेकंड जो हमें दिया गया है, केस दिया गया है, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल, हाउएवर सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज ट्रांजैक्टेड बाय अनदर कंपनी 4,90,000। तो उसकी फेयर वैल्यू कितना लेंगे, 4,90,000, क्योंकि हमें टेलीकम्युनिकेशन की लाइसेंस की ओनली फेयर वैल्यू को लेना है। और कॉस्ट में हम कौन सी लेंगे, कैरिंग अमाउंट को लेंगे, जो हमारी कॉस्ट मानेंगे, जो 5 लाख ही रहेगी, जो सबसे ऊपर दिया गया था। तो इसी को हम कॉस्ट मानेंगे, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की कैरिंग अमाउंट दी गई है। तो बाकी हमें लॉस या प्रॉफिट देखना है, तो इस पर लॉस ऑन एक्सचेंज हो गया हमें 10 रुपीज़ का। तो नेक्स्ट आइटम हमें दी गई है, नेक्स्ट एक अलग से जो हमें दिया गया है, थर्ड नंबर में पूछा गया है, नाइदर फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर नोर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस कुड बी रिलायबली मेजर्ड। तो दोनों को रिलायबली मेजर नहीं किया जा सकता। उस केस में सॉफ्टवेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस हमारे से कितने, 5 लाख की जो कैरिंग अमाउंट है उसको करेंगे। अगर मेजर नहीं कर सकते तो उसी को हम 5 लाख को ही सॉफ्टवेयर को कंसिडर करेंगे। तो इसी तरीके से जो हम अर्थ लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अर्थ लिमिटेड ने क्या किया है, अर्थ लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर को दिया है, ठीक है, और अर्थ लिमिटेड से क्या देखो लिखा कि अनलिमिटेड एक्वायर्ड ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। इसमें जो अर्थ लिमिटेड की तरफ से क्या जा रहा है, सॉफ्टवेयर गिवन अप किया गया है। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर की जो कैरिंग अमाउंट है वो 10,000 है,
उसको कॉस्ट मानेंगे। तो ये जो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 10 में लिखेंगे इसमें, यानी कि 2 सॉफ्टवेयर, कितने का सॉफ्टवेयर गया 10,000 का। इसी तरह सेकेंड एंट्री में 2 सॉफ्टवेयर, कितने का सॉफ्टवेयर गया 10,000 का। देखिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे कि यहाँ पे कितना अमाउंट लिखना है, तो इसमें आपको कोई बिल्कुल आपको क्लैरिटी रहेगी कि जो कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे वही आएगा आइटम जो हमारा कैरिंग अमाउंट है, 2 सॉफ्टवेयर 10,000 से, 2 सॉफ्टवेयर 10,000 से। इसी तरह थर्ड एंट्री में भी 10,000 से। ऊपर वाली जो हम जो टेलीकॉम लाइसेंस है उसको हम जो इसकी सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू 5,20,000 दी है, तो हम इसको 5,20,000 से लिखेंगे एंड देन हम इस पर प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज को निकालेंगे। इसी तरह हमारे को सेकंड जो आइटम दी गई है, सेकंड अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, उसमें टेलीकॉम लाइसेंस की इसमें फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल। However, similar telecommunication license is transacted by another company, क्योंकि इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर फिर उसको आइटम की वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो फेयर वैल्यू होगी। तो इसमें हम 4,90,000 को कंसिडर करेंगे। देन प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज जो आएगा वो हमारा 4,80,000 आएगा। इसी तरह ये सेम एंट्री जैसे इसमें हमने पास आउट की थी, इसी तरह इसमें पास करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर 10 रुपीज से रहेगा, क्योंकि नाइदर फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर नो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस कुड बी रिलायबली मेजर्ड, क्योंकि ऊपर हमने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की वैल्यू रियलाइज हो गई थी, बट इसमें किसी की भी हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें हम सेम थिंग को लेंगे 10,000 को, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 10,000 टू सॉफ्टवेयर। तो हम आगे चलते हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इसके एक कंसेप्ट है कि जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, दिस स्टैंडर्ड प्रोहिबिट्स द रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल एज एन एसेट। जो हमने गुडविल को इंटरनली जनरेट किया है, यानी कि खुद से हमने अपनी गुडविल को बनाया है, तो उसके लिए हमने कुछ पेमेंट नहीं करी है किसी बाहर वाली पार्टी को, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, रुपीज में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको क्या करता है ये स्टैंडर्ड जो है इंडिया 38 है, प्रोहिबिट करता है, क्योंकि वो हमने खुद से जनरेट करी है गुडविल, किसी से बाहर से खरीदी नहीं है मार्केट से एंड कोई पेमेंट नहीं किया गया है उसके लिए। तो हम आगे इसके रिगार्डिंग ये देखो, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। आइटम्स दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, कुछ ऐसी आइटम्स है जिसको हम इंटरनली जनरेटेड नहीं मान सकते। इसमें क्या क्या आएगा, ब्रांड्स, आइटम्स दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें देखो दिया गया है, एक बार हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं इसको। दिस स्टैंडर्ड प्रोहिबिट्स द रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल एज एन एसेट। some other internally generated items that are prohibited to be recognized as intangible assets are, सबसे पहले क्या है, ब्रांड्स जो हैं, ठीक है, वो हम नहीं मानेंगे। देन मास्ट एड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, देन कस्टमर लिस्ट जो होती है, कस्टमर की जो लिस्ट है, ये आपको आगे क्वेश्चन भी आएगा इसके लिए, तो हम इनको क्या नहीं मानेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड की जाती हैं। जो ब्रांड होते हैं वो खुद से आपको इंटरनली जनरेट किए जाते हैं, कहीं से खरीदे नहीं जाते, आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग खुद बनाते हैं। इसी से जो कस्टमर होती हैं उनकी लिस्ट कोई भी कंपनी खुद से बनाती है। अगर वो इंटरनली जनरेट किए गए हैं तो उसको आप इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। तो देन हम आगे आगे कुछ थिंग्स दी गई हैं कि जो रिसर्च फेज होता है, एक होता है हमारा रिसर्च फेज होता है, एक डेवलपमेंट फेज होता है। रिसर्च फेज में आप क्या करेंगे, रिसर्च फेज में हमारा हमेशा किसमें आइटम्स जाती हैं, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस मानेंगे, उसको कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस मानेंगे हम उसको। तो आगे हमें कुछ एक्टिव ये दी गई हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ आर, इन एक्टिविटीज़ को हम रिसर्च एक्सपेंडिचर्स में मानेंगे, जो कि दी गई है। एक्टिविटीज़ एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, the search for evaluation and final selection of application of research findings or other knowledge, the search for alternatives or materials, devices, products, processes, system और services। इसी तरह the formulation, design, evaluation, ये जो चीज़ें दी गई है ये रिसर्च फेज में मानी जाएंगी, और इनको हम क्या करेंगे, शुड बी रिकॉग्नाइज एंड एक्सपेंस मानेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एंड डेवलपमेंट फेज में जो आइटम्स होती हैं उनको हम कैपिटलाइज करते हैं। इसमें क्या होती हैं, डेवलपमेंट फेज में
एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज दी गई हैं आपको, ये आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए 6 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले ये 6 कंडीशंस को आप याद रख सकते हैं। आप एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 कंडीशंस दी गई हैं आपको ये, ठीक है। तो ये आप इसको आप इजीली याद कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट फेज में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका बता दूं। जो टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन, 2 चीज़ें हैं जो वो कंप्लीशन से रिलेटेड है। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज और सेल इट। तो ये क्या आते हैं हमारे डेवलपमेंट फेज में आएंगे, कंप्लीशन से रिलेटेड है। देन 2 आइटम्स जो है, ए एबिलिटी एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज, एबिलिटी टू यूज और सेल। 2 आइटम्स क्या है, ए से कनेक्टेड है। 2 आइटम्स क्या है, ए से कनेक्टेड है आपकी। देन 2 आइटम्स क्या है, कंप्लीशन से कनेक्टेड है, ये की एबिलिटी टू यूज, एंड 2 ए से एडिक्वेट रिसोर्सेज, एंड 2 क्या है, 2 आइटम्स जो है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से है, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं या आप रिलायबली एक्सपेंडिचर को मेजर कर पा रहे हैं, मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर। तो ये हमारी 6 कंडीशंस है। तो ये जो डेवलपमेंट फेज में आती हैं। तो हम आगे इसमें कुछ और एक्सक्लूजन दे रखे हैं हमको, कॉस्ट में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं। तो ये हमें दिया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। कॉस्ट में क्या इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स कंप्राइजेज ऑल डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू क्रिएट, प्रोड्यूस और प्रिपेयर द एसेट सॉरी टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। एंड इसमें क्या क्या आएगा आपका, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स सर्विसेज यूज्ड फॉर कंज्यूम इन generating, cost of employee benefits, fees to register a legal right, amortization of patent license that are used to generate the intangible assets। एंड कॉस्ट में कुछ एक्सक्लूजन होते हैं, उसमें क्या क्या आएंगे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड अदर जनरल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर्स, आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्टाफ, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्टाफ है वो कॉस्ट में से एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि उसको इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से, वीनस लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 एंड इज unsure how to treat the following items. Company has completed a big marketing and advertising campaign। तो कंपनी ने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया। तो हमने ये पढ़ा ही था कि जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट नहीं होते, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। देन क्या क्या गया है, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज ऑथराइज्ड द किस कैंपेन ऑन द बेसिस दैट इट वुड क्रिएट 5 लाख ऑफ एडिशनल प्रॉफिट्स ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इनको हम क्या है इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, no asset will be recognized because it is not possible to identify future economic benefits that are attributable only to this campaign। तो all of the expenditure should be expensed in the statement of profit and loss account। तो ये statement of profit and loss account में expenses के एज ए माने जाएंगे। तो हमें नेक्स्ट जो दिया गया है, ए न्यू प्रोडक्ट हैज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया था। द एक्सपेंडिचर एग्रीगेटेड 1,50,000 ऑफ विच 1 लाख, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो 1,50,000 का हुआ है। उसमें से जो 1 लाख वाज इनकर्ड प्रायर टू 30 सितंबर 2001 एंड द डेट ऑन विच इट बिकम क्लियर दैट प्रोडक्ट वाज टेक्निकली वाइबल, यानी कि यहाँ से हमारा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। द प्रोडक्ट विल 1 लाख का खर्चा करने के बाद, देखिए इसमें क्या हुआ, हमने 1,50,000 का खर्चा किया, उसमें से जब तक हमने 1 लाख का खर्चा कर चुके थे उसके बाद हमें टेक्निकल जो है वो वाइबल हो गया, यानी कि फिर हमारा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। यानी कि जो 50,000 रुपीज़ है वो हमारे डेवलपमेंट फेज में आएंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, कैपिटलाइज करे जाएंगे। 50,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, डेवलपमेंट फेज में मानेंगे। तो उसमें हमें आगे देखिए क्या दिया गया है, द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड एट 70,000। अब देखो हमारा कैपिटल अमाउंट कितना आया, 50,000, और उसमें से रिकवरेबल अमाउंट जो हमारा आ रहा है वो 70,000 है। तो हमें ज़्यादा रिकवर हो रहा है, तो उसमें हमारा कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। अगर ये 70,000 की
इंस्टेड ऑफ 70,000, अगर ये हमारा 20,000 होता, मान लो रिकवरेबल अमाउंट हमारा 20,000 होता, तो हमारे को इम्पेयरमेंट लॉस होता, क्योंकि हमारा जो कैपिटलाइज अमाउंट है अभी वो 50,000 है। देखिए अभी ये 50,000 हमारा कैपिटलाइज्ड अमाउंट है जो 50,000 है। बट अगर ये जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट 20,000 होता मान लो, तो हमारे को इम्पेयरमेंट लॉस कितना होता, 30,000 रुपीज़ का इम्पेयरमेंट लॉस होता है। लेकिन अब हमारे को ज़्यादा रिकवर हो रहा है, तो यहाँ पे हम इम्पेयरमेंट लॉस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हमें जो दिया गया है, स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन ए ट्रेनिंग प्रोग्राम विच कोस्ट द कंपनी ₹3 लाख। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ऊपर पढ़ा था कंसेप्ट में कि जो हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे, तो इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। नो इंटेंजिबल एसेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड। सो हम आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है डेवलपमेंट फेज के रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन ईयर 2001 to 2002। फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू 31 दिसंबर तक 2700 का खर्चा हुआ है। देन 1 जनवरी टू 31 मार्च तक 900 का खर्चा हुआ है। टोटल खर्चा जो हुआ है 3600 का हुआ है। आगे इसमें दिया गया है कि द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन 1 जनवरी को रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट किया गया, यानी कि उसको हम कैपिटलाइज करेंगे 900 से, यानी कि हमारा ये डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। तो इसमें हम इसको 900 से हम कैपिटलाइज करेंगे, हमारा कैरिंग अमाउंट कंसिडर करेंगे। तो द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इज 1000। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे को रिकवरेबल अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है। तो अगर देखो इम्पेयरमेंट लॉस का एक फॉर्मूला होता है कि कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस होता है। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है हमारा, इम्पेयरमेंट लॉस होता है। बट इसमें हमारा रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा था, तो हमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ। बट अब हमारे को यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा, क्योंकि 1000 कवर हो रहा है, हमसे हमें रिकवर हो रहा है। बट इसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ये ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है। और ये देखो लिखा भी हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर बीइंग ₹1000, हैंस नो इम्पेयरमेंट। आई होप कि आपको ये हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हम आगे चलते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2002 to 3 इज ₹6000। उसके बाद जो भी खर्चे किए गए हैं तो वो सब कैपिटलाइज होंगी। अब जो एसेट की अमाउंट कितने की हो जाएगी, 6900 की हो जाएगी, यानी कि हमने 6000 का और खर्चा किया। उसके बाद फिर क्या किया गया है, इसमें एसेट वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 31 मार्च 2003 and is expected to be useful for 6 years. What is the carrying amount of intangible asset at 31st March 2002 and 31st March 2003? तो इन्होंने इसकी कैरिंग अमाउंट को पूछा है। तो हमने 2002-23 में कितना एक्सपेंडिचर किया है, 6000। टोटल 6900 का हमारा जो कैपिटलाइज अमाउंट आ गया। तो 2003-4 में हम जब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो कितना करेंगे, इसको इन्होंने देख लाइफ देख लेते हैं इसकी मशीनरी की। ऑल्सो डिटरमाइन द चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2001 to 2, the amount estimated to be recoverable from the process is ₹5000. What is the carrying amount of intangible asset at 31st March 2004 and the charge to profit or loss for 2003 to 4 on account of impairment loss? तो इसमें इसकी यूजफुल लाइफ जो दी गई है वो 6 ईयर्स की दी गई है। तो 6 ईयर से डेप्रिसिएट करेंगे हम 1150 से इसका डेप्रिसिएशन आएगा, और ये 6900 की अमाउंट पे हम इसको करेंगे, क्योंकि हमने टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट हमारा 6900 हो गया था। तो देन हमें आगे जो दिया गया है ये हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया। उसके बाद हमें जो दिया गया है कि रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है 5000। अब देखिए यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट हमारा कम आ रहा है, जो की कम है, तो यहाँ पे हमारे को क्या आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। 750 रुपीज़ का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, तो इसलिए ये इम्पेयरमेंट लॉस होगा हमारा ईयर 2003 to 4 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था, 2 to 3 में तो हमने कैपिटलाइज किया था, फिर हम 3 to 4 की बात कर रहे हैं ये इन्होंने। और क्वेश्चन में भी हमें पूछा गया है कि 3 to 4 में हमारा क्या कितना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट एट 31 मार्च 2004 को कितना रहेगा हमारा, ये हमारा कैरिंग अमाउंट रहेगा। देन कैरिंग अमाउंट
जो हमारा कितना बन जाएगा अब 5000 बन जाएगा। वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट विल बी रिकवरेबल अमाउंट, यानी कि फिर जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है वो हमारा कैरिंग अमाउंट बन जाएगा 31 मार्च 2004 को। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें दोबारा से कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसमें ये हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट है वही कैरिंग अमाउंट बन जाएगा 31 मार्च 2004 को। तो हम आगे हम चलते हैं। ये हमें जो दिया गया है मेजरमेंट क्राइटेरिया दिया गया है, एक कॉस्ट मॉडल पर होता है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल पर होता है। ठीक है, सो हमें आगे जो दिए, ये हमें कुछ आइटम्स दी गई हैं, देख लेते हैं वन बाय वन। एक हमारे को ये ट्रीटमेंट दिया गया है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस को हम कैसे कवर करते हैं। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन को हम कैसे कवर करते हैं। इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूड एसेट को कैसे मानेंगे, उसको हम ओसीआई में हम लेके जाएंगे। डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ है इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूड एसेट को हम किस में मानेंगे, P&L में मानेंगे। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूड एसेट को हम क्या मानेंगे, एंड डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूड एसेट को हम क्या मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम अगर इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट हो रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, ओसीआई में मानेंगे, एंड डिक्रीज हो रहा है तो P&L में मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। Saturn Limited acquired an intangible asset on 31st March 2001 for ₹1 lakh. The asset was revalued at ₹1,20,000, यानी कि एसेट को रिवैल्यू किया गया है। तो 20,000 हमारे किस में जाएगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा 20,000, जो कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कंसिडर करेंगे। देन जो ऑन 31st मार्च 2002 एंड ₹85,000 ऑन 31st मार्च 2003, यानी कि अब 1,20,000 से 85,000 हो गया, यानी कि जो वो हमारा कितना कम हुआ है, 35,000 से कम हो गया। तो हमारा जो एक्स्ट्रा 20,000 हमारा ओसीआई में रखा था पहले, उससे हम इसको सेटअप करेंगे। एंड देन जो बाकी जो 15,000 है वो हमारा किस में जाएगा, P&L में मानेंगे, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। तो ये जो 20,000 है उसको हम यहाँ से डेबिट कर लेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से। इसी तरह हमें एक अलग से स्टेटमेंट दी गई है, जुपिटर लिमिटेड acquired an intangible asset on 31st March 2001 for ₹1 lakh. The asset was revalued at ₹85,000. 85,000 पे एसेट को रिवैल्यू किया गया था, यानी कि वो डिक्रीज हो गई, कितनी डिक्रीज हुई, 15,000 की डिक्रीज हो गई। एंड देन एट ₹1,05,000 ऑन 31st मार्च 2003, जब डिक्रीज हुई तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिक्रीज हुआ है हमारा, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे 15,000 को। अब हमारा 20,000 का इंक्रीजमेंट हो गया, यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो उसमें सबसे पहले हम 50,000 को वो जो हमारा लॉस हुआ था उसको कवर करेंगे। देन बैलेंस जो 5,000 का है वो उसको हम ओसीआई में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो 15,000 आउट ऑफ ₹20,000 इंक्रीज ऑन 31st मार्च 2003 शुड बी रिकॉग्नाइज एन इनकम मानेंगे। एंड देन ₹5,000 के इसमें क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिकॉग्नाइज इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज करेंगे। सो हम आगे इसमें यूजफुल लाइफ के बारे में बताया गया है। फैक्टर्स फॉर कंसिडरेशन इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो हम आगे कुछ देखिए, यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, अगर फाइनाइट लाइफ दी गई है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ बेनिफिट टू एंटिटी, तो अमोर्टाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर इंडेफिनिट लाइफ है तो उसमें अमोर्टाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि नो फोरसेबल लिमिट टू द पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लोज टू द एंटिटी। तो हमें आगे जो दिया गया है, रिकॉग्निशन ऑफ एन एक्सपेंस दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेन चीज़ें हैं हमारा के रिगार्डिंग, हमारा जो कुछ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी को हम करेंगे। एक जो हमारा पॉइंट है वो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, उसको हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा यहीं पे मिलेगा हमको, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। ये देखिए ये वाला जो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस को हम कैसे कंसिडर करेंगे, उसको हम एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर शुड ऑल बी रिकॉग्नाइज एज एन
एक्सपेंस। ये जो आइटम्स है आपको हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इसको कितना टाइम लगा दिया ढूंढने में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में हमने देखा है। जो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपको ये हमेशा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालना है। आप ये सोचना है कि हम मर जाएंगे मट जाएंगे, बट इनको हमेशा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही कंसिडर करना है। ये कौन कौन से आइटम्स हैं, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, सच एज लीगल सेक्रेटरियल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर टू ओपन ए न्यू फैसिलिटी, फॉर स्टार्टिंग ए न्यू ऑपरेशंस, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको तो बिल्कुल याद रखिएगा कि हम चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, बट जो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है उनको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही कंसिडर करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग है तो उनको, और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम हमेशा किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन डेलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ एन एंटिटी, इन ये जो सारी आइटम्स हैं इनको हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करेंगे। ये इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इस इंडिया 38 में। तो हम आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। ये 9th इलस्ट्रेशन हमारा कवर हो गया था। देन हम आगे 10th इलस्ट्रेशन के बारे में रीड आउट करेंगे। ये हमारा 10th इलस्ट्रेशन बताता है, एक्स लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एंटर्ड इनटू टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद ए फॉरेन कंपनी वाई लिमिटेड। As a result, Weil Limited would provide the technical know-how enabling X Limited to manufacture fertilizer in a more efficient way. X Limited paid rupees 10 crore for the use of know-how for a period of 5 years। यानी कि 5 years तक उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं। X Limited estimates the production of fertilizers as follow। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें जो एक्सपेंसेस किए गए हैं नो हाउ पे, तो इसमें हमें जो दिया गया है अलग अलग, ईयर 1 में 50,000 ऐसे हमें दिए गए हैं, 5 years के एक्सपेंसेस दिए गए हैं। एंड में हम पढ़ लेते क्या दिया गया है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अचीव्ड इट्स टारगेटेड प्रोडक्शन, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फिर उन्होंने क्या किया है, 65,000 metric ton of fertilizers was being manufactured, and X Limited considered to revise the estimates for the next 3 years। तो उसने क्या किया कि उसने आगे रिवाइज कर दिया इन सभी को फर्स्ट ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर में जो उन्होंने टारगेटेड प्रोडक्शन को अचीव कर लिया, तो फर्स्ट ईयर में 50,000 का उन्होंने प्रोडक्शन किया था। टोटल उन्होंने कितना किया था, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 4,50,000 आ जाएगा। तो 50,000, ये हमारा 4,50,000 आएगा टोटल हमारा। तो 4,50,000 में से टोटल 50,000 का इन्होंने प्रोडक्शन अचीव कर लिया। तो इसके रिगार्डिंग हम 50,000 अपॉन 4,50,000, और एक्सपेंसेस कितना हमने किया था 10 करोड़, ठीक है। तो उसमें से हमारा कितना कवर हो गया, इतना, हाँ आइटम इतना अमाउंट का हमारा कवर हो गया। तो नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हमने रिवाइज करके 65,000 को किया। तो उस केस में हमने क्या, फिर हमने इसको इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे हमारा कितना बैलेंस रह गया था, रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम फिर टोटल नंबर लेंगे। जो फर्स्ट ईयर में हमने टोटल नंबर जो हमें ऊपर दिया था वो लेंगे। देन सेकेंड ईयर में हम रिवाइज एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग लेंगे, तो टोटल हमारा 3,70,000 आ जाएगा, जो हमें नीचे दिया गया है। 65,000 प्लस 85,000, 1,05,000 प्लस 1,50,000, तो ये हमारा 3,70,000 हो जाएगा। और प्लस ये भी हम जो 10 करोड़ में से ये आइटम्स हम लेस करेंगे, फिर हमारा जो अमोर्टाइजेशन मानेंगे जो वो सेकेंड ईयर में ये अमाउंट का अमोर्टाइजेशन हम मानेंगे। इसी तरह फिर हम रिस्पेक्टिवली थर्ड ईयर में 85,000 से करेंगे, 1,05,000 से जो हमें नीचे दिया गया है 1,50,000 से करेंगे। एंड देन जो ये हमारा जो एक्सपेंसेस है 10 करोड़ में से ये वाली आइटम्स को, जो फर्स्ट ईयर के आइटम को, वो हमने अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करेंगे। देन हमारा पर ईयर का एडवर्टाइजमेंट जो अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है वो हमारा निकल के आएगा। सो हम अगेन इलस्ट्रेशन 11 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि एक्स लिमिटेड परचेज ए पेटेंट राइट फॉर ₹3 लाख and which has a legal life of 15 years. However, due to competitive nature of the product, the management estimates a useful life of only 5 years की useful life को consider करती है।
तो हमें क्या होगा कि पर हमें 5 ईयर्स की लाइफ को मानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग 60,000 का हमारा कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट टू बी द बेस्ट मेथड एज एट 1 अप्रैल 2002। तो 1 अप्रैल 2002 को हमने कितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग के कितना बचा हमारा, 2,40,000 का हमारा बचेगा। तो हमें उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट टू बी द बेस्ट मेथड एंड मैनेजमेंट इज अनसर्टेन दैट द प्रोसेस कैन एक्चुअली बी मेड इकोनॉमिकली। तो इसमें आपको डेट्स का जरूर ध्यान रखना है। देखिए पहले हम 1 अप्रैल 2001 पर थे, अब हम आ गए 1 अप्रैल 2002 पे। तो देन डिसाइड्स टू राइट डाउन द पेटेंट टू एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1,50,000 एंड डिसाइड्स टू अमोर्टाइज ओवर 2 ईयर्स तक हमने उसको अमोर्टाइज करने का डिसाइड किया है। तो इसमें हमारा जो नेट वैल्यू हो जो हमारा बचा था 2,40,000, लेकिन उसको हमने कितना कंसिडर किया, 1 अप्रैल 2002 को 1,50,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 90,000 का है, वो चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू 2,40,000 हमने की थी, बट यहाँ पे जो हमने इसको एस्टिमेट की मार्केट वैल्यू 1,50,000 की है। सो हम आगे इसको क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे ओवर द ईयर 1,50,000 को। तो ये 75,000 एंड 75,000 से अमोर्टाइज करेंगे। तो ऑन 31 मार्च 2004 को आएंगे तो 75,000 हम अमोर्टाइज कर चुके हैं और रिवैल्यूड अमाउंट हमको आगे दी गई है, 3 लाख की रिवैल्यूड अमाउंट दी गई है ऑन 1 अप्रैल 2003 को। तो हमारी 31 मार्च 2004 को कितनी रह जाएगी, 75,000 से लेस होके 2,25,000 रह जाएगी, ठीक है। एंड देन 90,000 विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,35,000 विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। जो 1,35,000 जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऊपर 90,000 का जो लॉस था उसको कवर करेंगे, देन बाकी जो वो है उसको हम OCI में डाल देंगे 1,35,000 को। देन उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिवैल्यूड अमाउंट है उसको हम 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग हम उसको पर ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3 लाख पर 75,000 के अकॉर्डिंग। 75,000 के अकॉर्डिंग हम उस पर ईयर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 75,000, देन 2,25,000, देन पर ईयर 2004 के बाद 4 ईयर एंडेड 2005, ईयर एंडेड 2006 एंड देन ईयर एंडेड 2007 में ये वैल्यू नील रह जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक इजी क्वेश्चन था ये, ओनली आपको डेट्स को ध्यान रख के चलना है कि पहले हम 1 अप्रैल 2001 पर थे, फिर हम 1 अप्रैल 2002 में आएंगे डेप्रिसिएशन लेस करके, देन 1 अप्रैल 2003 की बात की जा रही है, देन हमारे को ये सारी डेप्रिसिएशंस लगानी है 4 ईयर्स की लाइफ कंसिडर करके। देन हम इलस्ट्रेशन 12 की तरफ चलते हैं। एक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सीक्स योर ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। acquired a 4-year license to manufacture a specialized drug at a cost of 1 crore at the start of the year. Production commenced immediately. तो इसमें क्या किया गया है, how the above transactions will be accounted for in the books of the account for एक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले आइटम को कितने पे कंसिडर करेंगे, 1 करोड़ पर ही हम कंसिडर करेंगे, जो कि इसमें दिया गया है। बस जो स्टडी कर लें, ड्रग लाइसेंस शुड बी रिकॉर्डेड एट ₹1 करोड़, ठीक है। देन सेकंड आइटम को हम कैसे कंसिडर करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आल्सो परचेज अनदर कंपनी at the start of the year as part of the acquisition. X Pharmacy Limited acquired a brand with a fair value of ₹3 crore based on sales revenue. The life of the brand is estimated at 15 years. तो ठीक है, तो इसको हम फेयर वैल्यू पर ही कंसिडर करेंगे, 3 करोड़ से ही हम इसको ब्रांड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन हमारे को थर्ड आइटम दी गई है, जो स्पेंट ₹1 crore as an advertisement campaign during the first 6 months. Subsequent sales has shown a significant improvement and it is expected this will continue for 3 years. तो इसमें भी हम कितना मानेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1 करोड़ शुड बी एक्सपेंस्ड ऑफ, यानी कि इसको हम एक्सपेंसेस में डालेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानते, तो इनको हम एक्सपेंस्ड ऑफ मानेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो आगे हमें जो आइटम दी गई है, it has commenced developing a new drug
ड्रग ए द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी 10 crore. Clinical trial proved successful and such drug is expected to generate revenue over the next 5 years. तो 5 years में हमें क्या है रेवेन्यू जनरेट करेगी. एंड देन कॉस्ट इनकर्ड कितना है, हमें स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट इनकर्ड किया 5 करोड़ का. देन बैलेंस कॉस्ट इनकर्ड 5 करोड़. तो हम इसको कितना हमने पूछा क्या, देखिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना अमाउंट कंसिडर करेंगे. तो इसकी ओपनिंग कॉस्ट हमारी 5 करोड़ है. देन डेवलपमेंट कॉस्ट भी हमारी कितनी है 5 करोड़. तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 10 करोड़ हो जाएगी. सो हम आगे हमें दिया गया इट हैज आल्सो कमेंस्ड डेवलपिंग अनदर ड्रग बी. इट हैज इनकर्ड ₹50 lakh टुवर्ड्स रिसर्च एक्सपेंसेस टिल 31 मार्च 2002. तो यानी कि रिसर्च एक्सपेंसेस पे 50 लाख रुपीज़ खर्च किए हैं. द टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी हैज़ नॉट येट बीन एस्टेब्लिश, यानी कि अभी तक टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई है. तो हमारा इसमें आएगा रिसर्च फेज में आएगा रिसर्च एक्सपेंसेस ऑफ ₹50 लाख इनकर्ड फॉर डेवलपिंग ड्रग बी शुड बी एक्सपेंस्ड ऑफ सिंस टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी हैज़ नॉट येट एस्टेब्लिश. तो ये हमारी टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो ये रिसर्च एक्सपेंसेस में कंसिडर किए जाएंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस जो ऑफ करेंगे. तो इस तरीके से हमने ऑल क्वेश्चंस को कवर कर लिया. हमारे टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस हमारे अभी इंडेस 38 के हमारे पेंडिंग है, हम जो कि नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस ऑफ इंडेस 38 के साथ. तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा.